बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स वन आप देख रहे हैं, मैं हूं आसिफ खान और आज हम बात करेंगे यकीनन प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में क्रिकेट पर, दूसरे सेगमेंट में भी हम क्रिकेट पर और तीसरा सेगमेंट हमारा स्पेशल है, उसमें हमने बाहर जाके कुछ काम किया है, उस पर हम बात करेंगे। तो आज मैं क्रिकेट से शुरू करता हूं। क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ में 3-0 लीड के साथ कंफर्टेबल पोजीशन में है और इसको फैसला कुन बरतरी हासिल हो चुकी है पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने क्या हासिल किया इस वनडे सीरीज़ से और क्या पाकिस्तान को आगे करना चाहिए, इस हवाले से बात हम करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान की क्रिकेट के जो मामलात हैं, मैनेजिंग कमेटी पाकिस्तान की क्रिकेट के मामलात को चला रही है, वो किस तरह से चला रही है, और एशिया कप और उसके बाद वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान ने खेलना है। इसी वनडे फॉर्मेट का वर्ल्ड कप होगा, तो इस पर भी हम बात करेंगे और किस तरह से मामलात को आगे चलाया जाएगा। बड़ा अच्छा पैनल है मेरे पास आज और पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ियों को मैंने जमा किया है। पहले इस्लामाबाद से आलिया रशीद साहबा को शामिल करते हैं। आलिया रशीद का तारुफ मैं ज़्यादा क्या कराऊँ, आप सभी जानते हैं, कुछ 34-35 साल से ये सहाफ़त से वाबस्ता हैं और टीवी की जर्नलिस्ट तो हैं, उसके अलावा अखबार से भी काम किया और रिसालों के साथ भी काम किया। क्रिकेटर मैगज़ीन बहुत मशहूर हुआ करता था और इन्होंने मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, वो खैर इनसे पूछ लेते हैं। आलिया रशीद साहबा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम आसिफ, थैंक यू सो मुझे मच। जो याद पड़ता है 90 में आपने शुरू किया था हॉकी वर्ल्ड कप से, एम आई करेक्ट? जी 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 बिल्कुल। हॉकी वर्ल्ड कप जो लाहौर में हुआ था, उसकी जी लाइव जी, ट्रांसमिशन मैंने एज एन एंकर अकेले 14 दिन की थी। 14 और वो दिन और पाकिस्तान 14 डेज। उस जी, फाइनल उस चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचा था पाकिस्तान और हॉलैंड से पाकिस्तान को हार गया। शिकस्त हुई थी। जी बिल्कुल, और मुझसे आंसू जो है वो काबू में नहीं आ रहे थे मेरे, जब वो फाइनल मैच को रिपोर्ट कर रहे थे। तो बहुत कुछ इस तजुर्बे से सीखा था और वो आज तक सीख रहे हैं। चलें, और दूसरे मेरे साथ पैनल में बैठे हैं रिशाद महमूद साहब। ये पाकिस्तानी सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम है। पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेज़ी अखबार डॉन की इन्होंने एडिटिंग की तवील अरसे तक, और अब से शायद 2 साल पहले ये डॉन से अलग हुए और किसी और अखबार में गए। उससे पहले इन्होंने भी सहाफ़त का आगाज़ कोई 35 साल पहले किया। और रिशाद महमूद साहब और आलिया रशीद साहबा दोनों हमारे उस्तादों में शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम रिशाद भाई, कैसे हैं? आप बताइए क्या खैरियत? ठीक है। आप धीमे मिजाज में क्यों बात करते हैं? क्रिकेट के रिपोर्टर हैं आप इतने धीमे क्यों, कैसे हैं? नहीं, असल में बात यह है कि मैं कभी भी एक्सट्रीमिज़म का कायल नहीं रहा। तो एक ही है कि एक बैलेंस्ड व्यूज़ रखना चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स चीज़ों को देख के एक एनालिटिकल माइंड होना चाहिए। तो अब जज्बातीपन से कुछ मिलता नहीं है। सीधी बात है कि उसमें अगर आप केयरफुल एनालिसिस करें चीज़ों का, तभी उसके रिजल्ट सामने आते हैं। चलें, केयरफुल एनालिसिस आज होगा फॉर श्योर स्पोर्ट्स वन के प्लेटफॉर्म से। आलिया कल पाकिस्तान ने तीसरा वनडे खेला, तीसरा वनडे भी जीत गया पाकिस्तान की टीम में तब्दीलियों की बात हो रही है। कल इमामुल हक से भी बात हुई तो उसने ये कहा कि तब्दीली इस वक्त नहीं करनी चाहिए क्योंकि वर्ल्ड कप सर पर है। तो आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? देखिए, मुझे एक तो चीज बहुत अच्छी लगी कि इमाम जो है वो आराम से अपनी बात जो है बयान कर देते हैं। कतई वो घबराते नहीं है, बड़े कॉन्फिडेंट कैरेक्टर हैं। मुझे ये बात उनकी बड़ी पसंद है और उनकी अपनी राय थी। असूलन ये सवाल उनसे होना नहीं चाहिए था, ये कोचेस से होना चाहिए या कप्तान से होना चाहिए, लेकिन बहरहाल उनसे पूछा गया और उन्होंने जवाब दिया। मगर मैं इसलिए एग्री नहीं करती कि हमारा 5वां और 6ठा नंबर जो है वो अभी तक क्वेश्चनेबल है। और इफ्तिखार अहमद का चूंकि नाम लेके पूछा गया था, तो इफ्तिखार को तो टीम में शामिल ही इसीलिए किया गया है मेरे ख्याल में कि मैनेजमेंट अगर नहीं भी सोच रही तो उसको सोचना चाहिए कि आपको 6ठे नंबर पे एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि बड़ी इनिंग्स भी बना सके जब जरूरत हो, और अगर ऊपर से विकेटें गिर गई हो, और अगर आपने हिटिंग करनी है तो वो बहुत जबरदस्त आजकल पता है आपको कि इफ्ती की फॉर्म लगी हुई है। तो उनका ना होना तो बहुत ही अजीब था। तो मेरा ख्याल है इमाम को शायद इतनी ज्यादा इस चीज को वो ना हो, लेकिन पाकिस्तान टीम की इस वक्त जरूरत जो है वो इफ्तिखार अहमद डेफिनेटली है, क्योंकि और रिजवान का जो 4था नंबर है वो अच्छे भले प्लेयर को वहां से क्यों हटा रहा है कप्तान? अगर ये कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। एक तो वो डिस्टर्ब भी हो रहे हैं, दूसरा कल के मैच की बात ले लीजिए आप। एक तो हमारी टीम माशाल्लाह से इतना स्लो खेली है, ठीक है ये पिच डिफरेंट थी, ठीक है यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, मगर जब बाबर आए हैं और इमाम जो है वो बहुत अच्छी उन्होंने इनिंग्स खेली, मगर आप देखें कि 9 से लेके 18वें ओवर में सिर्फ एक बाउंड्री लगी है। कैन यू बिलीव इट? आप वनडे खेल रहे हैं तो, और स्पिनर के खिलाफ इतना हम डर के खेल रहे थे। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आगे वर्ल्ड कप में हमने इंडिया अगर जाना है तो वहां पे तो हमें यकीनी तौर पे वो अपनी कंडीशंस के हिसाब से टर्निंग ट्रैक्स बनाएंगे।
तो हम कैसे इसमें एडजस्ट करेंगे मतलब अगर हम इस तरह खेलेंगे? आप चाहती हैं कि मिडिल ऑर्डर में इफ्तिखार अहमद हो, शान मसूद भी मिडिल ऑर्डर में तो एडजस्ट हो सकते हैं, वो फर्स्ट क्लास में उन्होंने नीचे बैटिंग की है। जी 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 हाँ, उन्होंने यानी काउंटी क्रिकेट में भी बहुत अच्छा किया, उन्होंने पीएसएल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया शान ने। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो चांसेस उनको अब तक मिले लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, वो उस पर इंटरनेशनल लिमिटेड ओवर्स मैचेस में उस पर उन्होंने कैश इन नहीं किया। एक लूज शॉट्स खेल के आउट हो गए, रिवर्स स्वीप नीडलेसली खेल के आउट हो गए। तो ये एक मेच्योरिटी प्लेयर्स को देनी पड़ेगी, और ख़ास मेरे ख्याल में कोचेज़ में इसमें बहुत ज़्यादा रोल होना चाहिए कि कोचेज़ को उनको बताना चाहिए कि किस तरह के शॉट्स किस वक्त खेलने हैं, या कहीं एक्सेलरेट करना है, कहीं कंसोलिडेट करना है। तो मेरे ख्याल में ये डेफिनेटली बात है कि चंद प्लेयर्स पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क बाकी है। इफ्तिखार की आप इंक्लूजन के हक में हैं? जी, मैं तो बहुत हक में हूँ, बहुत ज़्यादा। और देखिए वही बात है कि जो पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर्स इस लिहाज से हैं कि जो बहुत अच्छी स्लॉग हिटिंग करते हैं, वो रोक के भी खेल सकते हैं, वो मौके की मुनासिबत से भी खेल सकते हैं, उसमें मेरे ख्याल में अब इफ्तिखार इतना मंझे में हैं खिलाड़ी कि डेफिनेटली उनका प्रेजेंस बिल्कुल होना चाहिए। और उसके अलावा भी मैं इमाद वसीम का भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि इमाद वसीम को भी होना चाहिए। नवाज़ का परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो काफ़ी स्केची है, कभी 2-3 मैचेस में वो फ्लॉप हो जाते हैं, फिर एक आध मैच में परफॉर्म कर देते हैं। तो ये ज़रा थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक बैकअप में इमाद वसीम जैसा प्लेयर होना चाहिए हमारे पास डेफिनेटली। मतलब मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम है, आलिया रिशाद साहब ने भी ये कहा, मतलब टॉप ऑर्डर हमारा ठीक है, लोअर मिडिल ऑर्डर ठीक है, बॉलिंग कॉम्बिनेशन ठीक है। इश्यूज तो हैं, इश्यूज तो हैं। देखिए अगर हम देखते हैं कि फखर बहुत जबरदस्त खेले और 2 सेंचुरीज उन्होंने स्कोर की। फखर ने ये जो अभी वनडे की 3 सेंचुरीज हैं, मैं बड़े अदब के साथ, क्योंकि फिर लोग बहुत चढ़ाई कर देते हैं कि जी आप बहुत अगेंस्ट बोलती हैं ये वो, मुझे सिर्फ एक पॉइंट है कि वर्ल्ड कप को खास तौर पे जहन में रखते हुए कि स्पिनर्स के अगेंस्ट और डिफरेंट कंडीशंस में फखर को अपना अडेप्ट करना है, उनको हर सूरत करना है। सिर्फ बैटिंग ट्रैक्स जो हैं उसके ऊपर खेलना, जैसे ओवल का ग्राउंड में उन्होंने सेंचुरी जो की थी चैंपियंस ट्रॉफी में, या जिम्बाब्वे के खिलाफ, या सिर्फ इस्लामाबाद वाली पिंडी वाली पिच पे, तो वो बिल्कुल बैटिंग ट्रैक्स हैं ये ना। तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा अपने ऊपर इस चीज पर काम करेंगे, जहां वो फंसते हैं, चाहे उनका फुटवर्क का इशू है, चाहे उनकी शॉट सिलेक्शन का इशू है, वहां पे थोड़ा सा उनको काम करने की जरूरत है। इसी तरह इमाम ने जो कल इनिंग्स खेली है, वो इम्पैक्ट के लिहाज से कोई बहुत अच्छी इनिंग्स नहीं थी। बेशक उनको मैन ऑफ द मैच दिया गया है, मगर मेरा ख्याल है इमाम के अंदर ये सलाहियत है कि वो इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप वनडे क्रिकेट देखें, ये प्लेयर्स बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आईसीसी, क्रिकेट बोर्ड, प्लेयर, सबको समझना होगा कि एक T20 इतना ओवरवेलमिंग उसका रिस्पॉन्स है पैसे के लिहाज से और पसंदीदगी के लिहाज से। अगर आपने वनडे क्रिकेट को जिंदा रखना है तो उसमें आपको इंटरेस्ट बाकी रखने के लिए उस तरह खेलना पड़ेगा, ताकि लोग शौक से देखें। अब लोग वर्ल्ड कप तो देखते हैं शौक से 50 ओवर का, लेकिन पूरे मैचेस जो बायलैटरल सीरीज होती हैं वो लोग नहीं देखते। लोगों को बोरियत होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो कंसंट्रेशन का स्पैन इतना छोटा हो चुका है सबका कि लोग नहीं देखना चाहते। तो या तो आईसीसी खत्म ही कर दे वनडे क्रिकेट को, अगर नहीं उसमें कोई समझ में आ रही बात, और अगर है और करना है तो उसमें थोड़ा सा सबको मिलकर अपना हिस्सा डालना चाहिए। आलिया, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा इसी सवाल को लेकर। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। इस पर सचिन तेंदुलकर ने काफ़ी अर्सा पहले एक बात की थी कि वनडे को 2 इनिंग्स में कर दिया, 25-25 ओवर की इनिंग्स में बांट दिया जाए, यानी पहले बैटिंग करे एक टीम, फिर दूसरी बैटिंग करे, फिर तीसरी, फिर दोबारा बैटिंग करे, और फिर तो ये आइडिया कैसा है? क्योंकि इस तरह का एक टूर्नामेंट मैं कर भी चुका हूँ, कराची में भी हुआ है एक टूर्नामेंट इस तरह का। जी जी, अच्छा, इसमें आज मैं समझता हूँ कि वो फिर 2020 क्रिकेट से तो बहुत करीब आ जाएगा, 25 ओवर्स का। तो वो 2020 क्रिकेट तो मौजूद ही है अपनी जगह, लेकिन डेफिनेटली यानी कोई इनोवेशंस लानी पड़ेंगी। 2 इनिंग्स का बिल्कुल वनडे मैच, 2 इनिंग्स। जी हाँ, बिल्कुल, वो भी एक वाकई बड़ा अच्छा है, बड़ा नॉवेल आइडिया है डेफिनेटली। लेकिन मैं वही कह रहा था कि जिस तरह के वनडे क्रिकेट तो 1971-72 से, और हाँ, लेकिन ये कि उसमें जिस तरह कैरी पैकर ने जिद्दत पैदा की और उसको यानी बिल्कुल जिसे कहते हैं अमर कर दिया, और इतना ज़बरदस्त, इस तरह की कोई एक डेफिनेटली आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी वनडेज़ को अलाइव रखने के लिए। लेकिन ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ आपसे कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझता कि बहुत लंबा अब अरसे तक वनडे की अपील रहेगी।
ओडीआईज की अपील इंक्रीजिंगली खत्म होती जा रही है। ओडीआई खत्म होता जा रहा है। जी हाँ, इंक्रीजिंगली खत्म होते जा रहा है। मुझे लगता है कि इसमें- आलिया इन्होंने कहा खत्म होता जा रहा है, सही बात है, अपील उसमें ऐसी नहीं रही, रूल्स में शायद चेंज हो। ये जो तेंदुलकर ने बात की थी कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले, कि 4 इनिंग्स का एक वनडे मैच 4 इनिंग्स पे करते हैं, 25 ओवर्स की। मुझे तो अपील नहीं की, क्योंकि फिर वो टेस्ट मैच जैसी बात हो जाती है, और फिर T20 के करीब, जैसे इरशाद कह रहे हैं बिल्कुल सही है, तो वो 20 ओवर्स का मैच हो रहा है, तो फिर 25 ओवर्स की कोई सेंस नहीं रहती। मेरा ख्याल है कि ये आई एम श्योर कि आईसीसी वाले जो हैं वो सोच रहे होंगे इसके ऊपर, इतनी बड़ी उनकी मार्केटिंग टीम है, तो दुनिया भर में क्रिकेट चलाते हैं, तो यकीनी तौर पर इसके फ्यूचर के बारे में कंसर्न तो हैं। वो सीनियर, दुनिया भर के जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके साथ डिस्कशन भी होती हैं एमसीसी में बैठ के, तो उस पर जरूर सोचा जा रहा होगा। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान ने जो है वो सीरीज जीती है, ये बड़ी खुशाइन बात है कि 12 साल के बाद पाकिस्तान ने एक वनडे की जो सीरीज है वो जीती है। बाबर के अंडर 15 जो मैचेस हैं उसमें से आप 12 मैचेस जीत जाते हैं, तो क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है इस लिहाज से। तो वो लोग जो बाबर को चेंज करने के लिए क्रिकेट बोर्ड में सोच रहे थे, मुझे तो हैरत हो रही है कि वो क्या करना चाह रहे हैं एक्चुअली, और किस बुनियाद के ऊपर वो इस क्रिकेट बोर्ड में, क्रिकेट बोर्ड में तो किसी ने खुलकर तो क्रिकेट बोर्ड में से कहा नहीं, ये तो आपकी इतला है कि क्रिकेट नहीं, बोर्ड मेरी भी इतला नहीं है। नजम सेठी साहब ने तो बड़े साफ साफ लफ्जों में कई इंटरव्यूज दिए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हम उनका इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा कि तीनों फॉर्मेट में बाबर को रखा जाए। नजम सेठी साहब तो एमसी के चेयरमैन है, वो तो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन तो नहीं है। चलिए, चला तो वही रहे ना, तो शायद एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। जी जी हाँ, ये बात है। अच्छा, ये ज़रूर है कि नजम सेठी साहब की बात से भी, उससे पहले चीफ सेलेक्टर जो 1-2 सीरीज़ के लिए आए थे शाहिद आफरीदी, उनकी बातों से भी कुछ ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने कुछ हिंट किया कि प्लेयर पावर बनती जा रही है। जैसे अगर फ़र्ज़ करिए कि एक्सपेरिमेंटली भी बाबर को किसी सीरीज़ में रेस्ट करके लाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें फिर जिस तरह के ट्वीट्स बाज़ प्लेयर्स ने किए, शाहीन आफरीदी वगैरह ने मुख्तलिफ, तो उससे ऐसा लगा कि प्लेयर पावर है। उसके अलावा आसिफ, मैं एक पॉइंट ये ज़रूर देना चाहूँगा। चलें आपके पॉइंट पे आपको यहाँ रोकता हूँ। बताइए। यहाँ पर मुझे भी ब्रेक लेना है, ब्रेक तो लेना ज़रूरी होता है, इसलिए ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद आई सी यू वंस अगेन। बिल्कुल, इंशाल्लाह। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पे। बाबर आजम के हवाले से बात ये शुरू हुई कि कप्तान के हवाले से पीसीबी में राय पाई जाती है। शायद भाई स्ट्रेट क्वेश्चन है, उसको कप्तान होना चाहिए टिल द वर्ल्ड कप एटलीस्ट? जी जी। अच्छा, इसमें आसिफ मेरे ख्याल में इसमें कोई भी डिसीजन लेने में पीसीबी ने देर कर दी। अगर डेफिनेटली काफ़ी शॉर्ट कमिंग्स हैं बाबर की, बिल्कुल हैं। होम सीरीज़ में अगर कोई जीत रहे हैं तो उससे वो शॉर्ट कमिंग्स ख़त्म नहीं हो जाती। टीम सिलेक्शन पे भी क्वेश्चन मार्क्स होते हैं उनके, यानी प्लेइंग 11 में जिस तरह क्वेश्चन करते हैं। उसके अलावा बाज़ बॉलर्स को जो फील्ड पे मौजूद होते हैं उनके पास ओवर्स भी होते हैं, लेकिन उनको ओवर्स नहीं दिए जाते और मैच हार जाता है पाकिस्तान। इस तरह के क्वेश्चन मार्क्स हैं, लेकिन ये पीसीबी ने अपने इंडिसीजन में देर कर दी। मेरे ख्याल में इस वक्त चेंज करना इस एडवाइजेबल नहीं होगा बाबर को। ठीक है, यहाँ से एक फोकस रहना चाहिए। आलिया का पॉइंट तो इस पे क्लियर है, मैं जानता हूँ, वो उन्होंने बात भी कर दी। अब आलिया जो दूसरे मामलात हैं, पीसीबी की एमसी मैनेजिंग कमेटी के 2 महीने अब इनके पास हैं, तो ये 2 महीने में इनके पास कितना काम है और कर पाएंगे ये? नहीं, यकीनी तौर पर देखिए, नजम सेठी साहब की खूबी तो है कि वो हैं डूअर, काम करने वाले आदमी है, यानी कि वो गलत है या सही है इस पे बहस अलहदा हो सकती है, मगर वो जब चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं तो फिर वो कर गुजरते हैं। पीएसएल इसकी एक बहुत बड़ी निशानी है। फिर जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट जिम्बाब्वे को बुला के शुरू की, ये भी एक बड़ा क्रेडिट है, जहाँ पे क्रेडिट है वहाँ देना चाहिए। और जो भी मामला है, अभी जैसे आप बात कर रहे थे ना कि देर कर दी, मेरा ख्याल है देर के अलावा वो जो फीडबैक था, वो जो एक्चुअली रिएक्शन गया है क्रिकेट बोर्ड को, उससे वो थोड़ा सा बैकफुट पर चले गए। अच्छा। समझ आ गई कि अभी फिलहाल इसको नहीं छेड़ना चाहिए। हालांकि अगर आप अक्लमंद होते तो ऐसी बात छेड़ते ही ना, और छेड़नी थी तो बंद दरवाजों के पीछे बैठ के अपनी पॉलिसियां आप तरतीब देते हैं। वहां बाबर के साथ बैठ के अकेले में बात करते, पूछते कि भाई 3 फॉर्मेट हैं, आप इसमें से किसमें 2 में कंफर्टेबल हैं, हम चाहते हैं टेस्ट में अलहदा कर दें, व्हाइट बॉल अलहदा कर दें। मतलब सेंसिबल तरीका होता है ना, ये थोड़ी कि आपने
अब अगर देखें, मुझे तो आसिफ सर समझ नहीं आती, क्योंकि ना हमने वो सहाफत इस तरह की है, और ना ये बोर्ड ऐसे हमने आरिफ अब्बासी साहब जैसे लोगों के क्रिकेट बोर्ड में देखा है काम करते हुए। ये इस तरह नहीं होता था कि फिलर आप मीडिया में छोड़ दें, फिर उसका आता है जो भी रिएक्शन, उसके मुताबिक फैसले डिटर्मिन किए जाते हैं, विच इज वेरी बैड एक्चुअली। मतलब आप लोग एक पोजीशन पे हैं, आप इतने समझदार लोग हैं तभी उस पोजीशन पे हैं, तो कम से कम आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी तो होनी लेकिन चाहिए अभी ना। अभी आलिया, मैं आपसे तरफ आता हूँ रिशाद भाई। अभी आपने तो ये दौर देखा, इससे पहले जो दौर था वसीम खान का वो थोड़ा सा टाइट था इस हवाले से कि खबरें बाहर कम आती थी या नहीं आती थी। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, वसीम खान ने मेरे ख्याल में बहुत अच्छा मैनेज किया था उस चीज़ को। और वो बहरहाल कुछ भी आप कह रहे हैं, वो अपनी फील्ड के प्रोफेशनल आदमी थे, और इसीलिए उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज्वाइन करने से पहले भी उनके पास बड़े अच्छे ओहदे थे, और उसके बाद भी जो गए हैं तो आप देखेंगे उनको आईसीसी ने लिया। तो वो डेफिनेटली उन्होंने प्रोफेशनली मैनेज किया चीज़ों को, उन्होंने टीम्स के यहाँ लाने में उनका एक बड़ा कलीदी किरदार था। और बिल्कुल आप सही कह मतलब रहे हैं, मीडिया डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस से परफॉर्मेंस। आप अगर कंपेयर करें तो उन वसीम खान के दौर में अच्छी थी। जी हाँ, जी हाँ, यही मैं मीडिया समझता हूँ। डायरेक्टर अभी भी हैं, जी 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 हाँ। तो इनके दौर में लेकिन क्यों नहीं अच्छी हो रही? जी हाँ, नहीं वो बात आपकी सही है। वो उसमें मेरे ख्याल में ये बात है कि जो आदमी टॉप पे होता है, जो चेयरमैन है या ऊपर जो बॉसेज हैं पीसीबी के, उनको ये देखना होता है, इंश्योर करना होता है कि पॉलिसीज़ क्या हैं, काम कैसे हो रहा है। तो आई थिंक कि यू आर वेरी राइट अबाउट दैट कि वसीम खान ने अपने तौर पे भी इनिशिएटिव लिया, और उन्होंने उस ज़माने के चेयरमैन वगैरह को कन्विंस किया कि भाई इस तरह की पॉलिसीज़ होनी चाहिए, इस तरह की बाहर होती हैं तो उल्टे सीधे रूमर्स नहीं होते, लीक नहीं करती न्यूज़, जिसकी वजह से कोई ऐसा होता है कि Speculation कॉन्फिडेंस नहीं होती। अफेक्ट हो। डेफिनेटली। तो मैं समझता हूँ प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए हर आलिया, चीज़। आपको तो वसीम खान ने एक इंटरव्यू में मेंशन भी किया था, यू आर वन ऑफ द सेन एलिमेंट्स इन पाकिस्तान मीडिया। तो आप इस दौर में, वसीम खान के दौर में और आज के दौर में, कौन से दौर को मीडिया हैंडलिंग के हवाले से बेहतर समझते हैं? देखिए, आपको तो मीडिया के रिएक्शन से पता चल रहा होगा खुद ही कि किस दौर में क्या चीज थी। एक्चुअली मुझे तो ज्यादा अफसोस, आसिफ, ईमानदारी की बात है, इस बात का है कि वसीम खान को मानी साहब ने खुल के काम करने नहीं दिया। वो जितना कॉम्पिटेंट आदमी थे और जो फैसले करना चाहते थे ना, वो एहसान मानी साहब चूंकि वो काफी कंट्रोल फ्रीक आदमी हैं, तो वो उन्होंने उनको करने दिया नहीं दिया। और समी और वसीम खान की अंडरस्टैंडिंग और प्रोफेशनलिज्म जो है वो इतना था, इस तरह का था कि जिसकी वजह से चीजें जो हैं वो बेहतर नजर आती थी हम लोगों को, जो प्रोफेशनली काम करते हैं, जिनके कोई और वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होते। मगर जब सेठी साहब आते हैं तो खजाने का मुंह खुल जाता है, और फिर आपको पता है चीजें बदल जाती हैं। अच्छा, और ये इससे ज्यादा मैं क्या चलें, छोड़ें। अभी रिसेंटली खबर आई है, आज सलीम खालिक साहब एक्सप्रेस अखबार के जो एडिटर हैं, उन्होंने कहा कि नदीम खान का ओहदा ख़त्म हो गया। नदीम खान जो डायरेक्टर डोमेस्टिक थे, इस हवाले से मतलब ये अगर ये हो गया तो ये इब्तिदा है किसी तब्दीली की और मजीद विकटें गिरेंगी? आलिया? जी, ऐसी ही इत्तलात हैं मेरा ख्याल है। लेकिन आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो हो रहा है उस पे बात क्या करनी, वो तो हो रहा है, लेकिन जब तक ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस रहेंगे और इस तरह होगा कि जो चेयरमैन आएगा वो इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले किसी भी प्रोफेशनल को, चाहे वो उसके फायदे के लिए काम कर रहा हो, उसको निकाल बाहर करेगा, तो आप बताएं कैसे तरक्की होगी? ये कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, कितनी अजीब तरह की हमारी ईगोज हैं कि जी वो रमीज राजा साहब के दौर में ये था तो इसलिए इसको निकाल दो, वो वसीम खान के दौर में था तो इसको निकाल दो। बड़े ही अफसोसनाक चीजें हो रही हैं, मगर अब जो है वो हमारे सामने चलें, है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ रिशाद भाई। एशिया कप आने वाला है, फिर वर्ल्ड कप में जाना है। एशिया कप का स्टेटस आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान में हो पाएगा? इंडिया तो अभी तक की पोजीशन के मुताबिक नहीं आ रहा। जी जी। अच्छा, इसकी वाकई कंट्रोवर्सी इज़ गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मुझे लग रहा है कि इसमें भी इवेंचुअली ऐसा लग रहा है कि यही होगा कि शायद एशिया कप पोस्टपोन हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये कि जिस तरह एक साहब ने पॉइंट आउट किया था कि पिछले तकरीबन काफ़ी अरसे से एशिया कप वैसे भी होस्ट जो मुल्क हैं वहाँ पे नहीं हो सका, बाहर ही होता रहा, तो वो इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से होता रहा। और स्टैंड पाकिस्तान ने सही लिया है मैं समझता हूँ, और उसमें एक ऑप्शन भी सही दिया कि हाइब्रिड मॉडल का जो भी था। लेकिन ये कि बहरहाल उस पर अब भारत जो है वो नहीं एग्री कर रहा, तो वो एक स्टैंड ऑफ जो है मुझे लगता है कि वो कहीं पोस्टपोनमेंट में ही ख़त्म ना हो। मुझे ये लग रहा है और फिर वर्ल्ड कप का इस पे असर पड़ेगा पाकिस्तान की शिरकत के हवाले से? डेफिनेटली पड़ेगा। और उसमें पाकिस्तान क्रिकेट को, मेरे ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी कुछ शराइत मनवानी पड़ेंगी। जाना तो मुझे लगता है इवेंचुअली पड़ेगा इंडिया, लेकिन कुछ शराइत मनवा के जाना।
वो ही लग रहा है मुझे कि बेहतर है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कोई इन राइटिंग कोई बाइंडिंग दे इंडिया डेफिनेटली, कि भाई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में वो आएंगे 2025 में, उस तरह की कोई बाइंडिंग उनको मिले। उस तरह की सूरत हाल है। लेकिन ये कि आई थिंक वर्ल्ड कप में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने स्टांस को ज़रा चेंज करना थोड़ा सा पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा। आलिया, अभी बिलावल साहब भी इंडिया पहुंचे हैं, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर। इस तरह की सूरत हाल में कुछ मामलात होते हैं क्रिकेट के हवाले से भी, लेकिन आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? क्योंकि इंडिया का जो मौक़िफ़ है वो तो कंसिस्टेंट है, बिकॉज देयर गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ तो दे डोंट कम। तो इस हवाले से वर्ल्ड कप और एशिया कप के हवाले से आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो एशिया कप के हवाले से जो ब्रॉडकास्टिंग टीम है, उनको तो ये बाकायदा लिख के दिया गया है, मतलब उनको बताया गया है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एटलीस्ट 2 मैचेस जरूर होंगे। तो वर्ल्ड कप कैसे इस चीज को हल किया जाएगा? और वो दूसरी बात ये कि वो जय शाह साहब जो हैं वो बीसीसीआई के भी हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी हैं, तो फिर उनको ये सारी सिचुएशन तो पॉलिटिकल भी पता ही थी। तो ये किस किस्म की गिमिक है और क्या करना चाह रहे हैं और इसको कैसे मैनेज करेंगे, ये फिलहाल समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये जो आपने बात की कि जैसे आज फॉरेन मिनिस्टर गए हैं हमारे, ये अगर पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, हुकूमतों के बीच में है, तो फिर तो ये हुकूमतों के बीच में ही खत्म होगा। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी इंडियन गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए इस पे कि ये बर्फ कहीं ना कहीं जाके पिघले, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफीज आ रही हैं, ये मतलब बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हो रहा है, खास तौर पे पाकिस्तान को। मगर प्रॉब्लम ये है कि क्या हम आईसीसी को तो रिफ्यूज नहीं कर सकते कि हम आपके टूर्नामेंट में नहीं खेलने जाएंगे? आईसीसी के पैसे से हम अपनी क्रिकेट चला रहे हैं मोस्टली, तो ये तो नहीं हो सकता। जाहिर हमने ऊपर बैन थोड़ी लगवाना है अपने ऊपर। तो ये हमारे हाथ में नहीं है चीजें। बेशक ठीक है, मुझे लगता है, मे बी मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टेटमेंट गैलरी के लिए तो दे देते हैं कि वो नहीं आएंगे तो हम नहीं जाएंगे। भाई ये पॉसिबल ही नहीं है। तो और बीसीसीआई को कैसे वो हैंडल आईसीसी करता है, जाहिर है उनका अपना इंटरेस्ट उनसे बहुत ज्यादा वाबस्ता है फाइनेंशियली। तो ये सिचुएशन पाकिस्तान के लिए तो बहुत आइडियल नहीं है। तो अगर सियासी मामलात हैं तो फिर सियासी लोगों को ही फोर्स करना चाहिए कि वो इस मामले को अच्छी तरह हल करें, ताकि आगे बायलैटरल सीरीज भी हों और हमारे और इंडिया के बीच। पाकिस्तान में हालात का अगर जायजा लें निशात भाई, तो इलेक्शंस भी होने का जो टाइम है पाकिस्तान में वो अक्टूबर है, और अक्टूबर में ही वर्ल्ड कप है। तो उस सूरत हाल में क्या सूरत हाल बनेगी? जी हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। अभी तक भी कुछ एक पॉलिटिकल तो एक पार्टीज़ में डेडलॉक ही चल रहा है, और हो सकता है सिचुएशन वही अक्टूबर तक ही जाए। तो बिल्कुल वो जिसे कहते हैं कि बड़ा एक सेंसिटिव इशू होगा और बड़ा एक की टाइम होगा जिस वक्त कोई डिसीजन ऐसा लेना कि वहाँ जाएं या ना जाएं, वहाँ खेलें या ना खेलें। वो उसके सेंटिमेंट्स लोगों के देखना पड़ेंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ें। ज़ाहिर है भारत का एक अपना प्रोपेगेंडा भी होता है उस सिस्टम में। तो इसमें कई इश्यूज़ इन्वॉल्व हैं, कई चीज़ें इन्वॉल्व हैं। कई चीज़ें बस। आलिया, लास्ट कमेंट फ्रॉम यू ऑन दिस टॉपिक कि इलेक्शंस भी हैं पाकिस्तान में, अगर वक्त पे होते हैं तो आप क्या समझते हैं कि टीम के जाने की बात हो रही है? टीम उस वक्त सिचुएशन मालूम नहीं, अभी तो कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान तो इंडिया जाता नजर आ रहा है वर्ल्ड कप। जी डेफिनेटली पाकिस्तान इंडिया जाएगा, वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा, कतई नजर इसके कि कोई भी हुकूमत आती है, कोई भी जाती है, क्योंकि क्रिकेट तो एक ऐसी चीज है ना, वाहिद चीज जिससे हम सब मोहब्बत करते हैं। तो कोई भी सियासी जमात या कोई भी सियासी पार्टी ये अफोर्ड नहीं कर सकेगी कि वर्ल्ड कप से पाकिस्तान टीम को बाहर निकाल ले। लोग पसंद नहीं करेंगे इस बात को। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आलिया रशीद साहबा, Thank you आपने so ज्वाइन much. किया। बहुत शुक्रिया आपके ख्यालात का। रिशाद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आप आते रहेंगे आप, क्योंकि आप दोनों ही सहाफ़त के ताबिंदा सितारे हैं पाकिस्तान में। ये था हमारा प्रोग्राम स्पोर्ट्समैन का ये सेगमेंट, जिसमें हमने क्रिकेट की बात की। क्रिकेट से जो मसाइल हैं पाकिस्तान भारत के मसाइल ख़ास तौर से, वो कैसे हल होंगे, क्या उम्मीद है, उस पर हमने बात की। और उसका नतीजा ये निकला कि कुछ ना कुछ दोनों हुकूमतों को करना चाहिए। पाकिस्तान और भारत की हुकूमतें जब तक कुछ नहीं करेंगी, जब तक ये नहीं होगा। क्योंकि जहाँ तक मुझे क्रिकेट का याद है, जब 2004 में पाकिस्तान आई थी भारत की टीम, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने काफ़ी काम किया था। फिर उसके बाद, उससे पहले बल्कि 87 में अगर देखें तो जो ज़िया-उल हक साहब थे, उनकी जो ताल्लुकात थे वो अच्छे थे, और पाकिस्तान फिर नेहरू कप खेलने भी गया था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सूरत हाल चलती रहती है। बहरहाल प्रोग्राम के सेगमेंट से मैं ब्रेक लूँगा, और ब्रेक के बाद आई सी यू विद दी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ऑफ बलूचिस्तान। उनसे हमने बात करनी है। इसहाक जमाली साहब, वो जो नेशनल गेम्स होने वाले हैं कोयटा में 23 से शुरू होंगे, लेकिन उससे पहले भी मरहले शुरू होंगे। 11 से टीम्स यहाँ से जाना शुरू हो जाएंगी। उस हवाले से इसहाक जमाली साहब से हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।